आप सभी प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों का फोटोन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। कुछ दिनों से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की क्लासेज टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं हो पा रही थी। अब हमारी पूरी कोशिश है आज से कि आपको रेगुलर क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाए। और हम बात कर रहे हैं आज बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स के बारे में। तो हम सबसे पहले आज बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर में मैथ्स के 3 पेपर होंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की। हम पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर फर्स्ट में आपकी एक ही बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अमूर्त बीजगणित। पेपर फर्स्ट आप पे कितने नंबर का होगा? वही 40 नंबर का होगा। पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में भी आपकी एक ही बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सम्मिश्र विश्लेषण। पेपर थर्ड में आपके 2 बुक हैं, एक डायनेमिक्स गति विज्ञान और एक स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान। पेपर सेकंड भी आपकी वही 40 नंबर का होगा। पेपर थर्ड की बात करें, पेपर थर्ड भी आपके 40 नंबर का है। पेपर थर्ड में आपके 2 बुक है, एक तो डायनेमिक्स और एक स्टैटिक्स। तो डायनेमिक्स तो आपके 24 नंबर की है और स्टैटिक्स आपके 16 नंबर की है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को बताया कि प्रत्येक पेपर में 5 मिनट होगी और प्रत्येक मिनट कितने नंबर की होगी? आपके 8 नंबर की होगी। आज हम लेके चलेंगे पेपर फर्स्ट। एक तो अभी तक ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास बुक्स वगैरह नहीं है, तो आप इसको परचेज करो आज ही और रेगुलर स्टडी स्टार्ट करो आप, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। आप सोचो कि अब की नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगी मार्च अप्रैल में, तो आप इस चक्कर में मत रहो। आप नेक्स्ट ईयर वही एग्ज़ाम आपकी मार्च अप्रैल में लगेगी, तो अब आपको रेगुलर स्टडी करनी है आज से। और जो आपको पढ़ा रहे हैं इसकी एक एक बात के आपको नोट्स बनाने हैं। तो अब हम आज पेपर फर्स्ट लेके चल रहे हैं। अब आपका कंटिन्यू चलेगा। सबसे पहले चलेगा पेपर फर्स्ट चलेगा, उसके बाद हम लेके चलेंगे पेपर सेकंड, उसके बाद पेपर थर्ड। सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट को कंप्लीट करवाएंगे, अमूर्त बीजगणित को। अब हम बात करें सिलेबस की, पेपर फर्स्ट के सिलेबस की बात करें तो प्रत्येक पेपर में आपके 5 यूनिट होंगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बुक्स आपको जेपीएच की पढ़नी है, ये सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है। हम यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें तो जेपीएच की बुक है, उसका जो चैप्टर सेकंड है, थर्ड है और चैप्टर 4 है, वो आपकी यूनिट नंबर कौन सी है? फर्स्ट। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो यूनिट नंबर सेकंड में आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। यूनिट नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें भी आपके 2 चैप्टर हैं, 7 और 8। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपके एक तो चैप्टर 9 है और एक चैप्टर 10.A और 10.B। और यूनिट नंबर 5 की बात करें तो इसमें आपके चैप्टर 10.C से लेकर कहाँ तक है? चैप्टर 10 क्या है? कंप्लीट है। तो हम आपको जब स्टडी करवाएंगे तब आपको उनके बारे में डिटेल से बता देंगे। वैसे हम नॉर्मल बात करें तो यूनिट फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर हैं। जो 3 चैप्टर हैं इससे आपको दोनों क्वेश्चन कवर होंगे, ऊपर वाला भी और अथवा वाला भी। तो चैप्टर सेकंड में तो आप किसके बारे में स्टडी करोगे? ग्रुप के बारे में।
समूह के बारे में। चैप्टर 3 में किसके बारे में स्टडी करेंगे हम? परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में, क्रमचय ग्रुप के बारे में। चैप्टर 4 की बात करें, चैप्टर 4 में किसके बारे में पढ़ोगे आप? सब ग्रुप के बारे में। चैप्टर 5 की बात करें, होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, इसमें ग्रुप की समाकारिता। चैप्टर 6 की बात करें तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप, विशिष्ट उप ग्रुप के बारे में। चैप्टर 7 में क्या पढ़ोगे आप? रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, वलय, पूर्णांक प्रांत और क्षेत्र के बारे में। और चैप्टर 8 की बात करें तो इसमें आप क्या पढ़ोगे? सब रिंग, सब फील्ड, उपवलय, उप क्षेत्र वगैरह और इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर 9 क्या आपकी आइडियल है, गुणजावली। और चैप्टर 10 कौन सा आपके? वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेस, आधार के बारे में, डायमेंशन, विमा वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये तो आपको जब आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोई भी चैप्टर उस टाइम डिटेल से बता देंगे। तो आज से आप सभी प्यारे विद्यार्थी एक तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना आप पे, और आपको साथ की साथ ही स्टडी करनी है। ऐसे नहीं कि आज हमने क्लास ले ली और आप उसको 2 दिन बाद उसकी स्टडी कर रहे हो तो आपको दिक्कतें आएंगी। कन्फर्म है आपको साथ की साथ पढ़ाई करनी है। तो यूनिट नंबर 1 में आपके कहाँ से स्टार्ट है? चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 क्या है? ग्रुप है, समूह है। लेकिन आपको ग्रुप की स्टडी करने से पहले थोड़ा सा आपको सेट के बारे में, रिलेशन के बारे में और फंक्शन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों ने 11th क्लास में भी स्टडी की है, इनकी BSc फर्स्ट ईयर में भी स्टडी की है। मैं हल्का सा आज की क्लास में इनको रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेट की बात करेंगे। सेट क्या होता है वो देखो आप। सेट या हम बात कर रहे हैं समुच्चय की। सेट क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। कहने का अर्थ सेट क्या होता है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो परिभाषा तो आपको याद हो गई कि सेट क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। लेकिन यहाँ एक शब्द दे रखा है सुपरिभाषित संग्रह। इसका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है? कोई भी सेट होता है उसके अवयव क्या होते हैं? पिक्स होते हैं कि आप बता सकते हो कि ये जो एलिमेंट्स है वो इस सेट में है या नहीं है। यदि ये नहीं बता सकते कि ये एलिमेंट्स सेट में है या नहीं है तो फिर वो सेट ही नहीं होता। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करें, जैसे किसी ने भी किन्हीं 2 व्यक्तियों को पूछा कि भारत के 2 प्रसिद्ध राजनेता कौन से हैं। मान लीजिए वो 2 व्यक्ति थे आपके पास, एक तो था विनोद, एक था रमेश। और किसी व्यक्ति ने क्या पूछा इन विनोद और रमेश को कि भारत के 2 प्रसिद्ध राजनेता कौन से हैं। तो विनोद ने तो बताया जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र सिंह मोदी जी। रमेश ने बताया कि मनमोहन सिंह जी और जवाहरलाल नेहरू जी। तो अब ये बताओ, क्या जो भारत के 2 प्रसिद्ध राजनेता हैं क्या वो सेट होगा? क्या आप बता सकते हैं कि भारत के 2 प्रसिद्ध राजनेता कौन कौन से होंगे? यहाँ क्या आप लिख सकते हो क्या? कुछ आप 2 जो राजनेता हैं वो उनके नाम लिख सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि विनोद कुछ अलग बता रहा है, रमेश कुछ अलग बता रहा है। तीसरे को अपन पूछेंगे वो कुछ और बताएगा। जैसे मैं और बात करूं, जैसे किसी ने पूछ लिया कि 11 से बड़ी समप्राकृत संख्याएं, जो इवन नेचुरल नंबर है 11 से ग्रेटर देन वो क्या हो? 11 से बड़ी समप्राकृत संख्याएं क्या होंगी आपके पास से? आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा। अब किसी को भी पूछो
वो यही आंसर देगा कि 11 से बड़ी समप्राकृत संख्याएं कौन सी हैं। तो 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, ये तो आएगा आपके पास। लेकिन आप ये किसी को पूछोगे भारत के 2 प्रसिद्ध राजनेता कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि अलग अलग आंसर आएंगे। कोई क्या 2 क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा। तो ये अपने ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। कहने का अर्थ अपने भारत के 2 प्रसिद्ध राजनेताओं का एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं बना सकते। तो ये क्या होगा, एक सेट नहीं होगा। हाँ, 11 से बड़ी समप्राकृत संख्याएं, इनका आप एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बना सकते हैं, एक सुपरिभाषित संग्रह बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या क्या नंबर्स आएंगे। तो यह क्या होगा, एक सेट होगा। तो समझ गए होंगे सेट क्या होता है। अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं सेट के, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेट होते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी चर्चा करते हैं अब हम। और सभी प्यारे विद्यार्थियों को उन सेट का पहले से नॉलेज भी है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले n के बारे में बात करें, तो n क्या होता है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। और n के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और गिनती के रूप में चलती हैं। कहने का अर्थ 1.5 एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि जब गिनती करेंगे तो 1 के बाद 2 आएगा, 1.5 नहीं आएगा। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता भी है कि नेचुरल नंबर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे w की होल नंबर की। w क्या होता है, यदि प्राकृत संख्याओं में, यदि n में अपने 0 को शामिल कर लें तो जो सेट आता है वो कौन सा सेट होता है, होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है i या z पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, यदि इनमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 डॉट डॉट। यदि होल नंबर होते हैं, इनमें नेगेटिव वाले नंबर को भी शामिल कर लें, तो अपने पास जो सेट आएगा वो सेट क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होगा। सभी प्यारे विद्यार्थियों को इन बातों का नॉलेज भी है। हम क्यों की बात कर रहे हैं, रेशियल नंबर की, परिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहे हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन के रूप में लिखा जा सके। p क्यों कहाँ से लेते हैं अपन, z से। और q क्या होता है, डज नॉट इक्वल 0। तो इनके बारे में समझो। जैसे हम बात करेंगे, कोई आपको पूछे कि -7, क्या -7 एक परिमेय संख्या है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इसे p अपॉन के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप देखोगे -7/1, आप p अपॉन के रूप में लिखा जा सकता है। क्या p क्यू z में है, हाँ है, क्योंकि -7 भी z में आता है और 1 भी किस में है, z में है। क्या जो हर है वो डज नॉट इक्वल 0 है, हाँ है। तो यह क्या होगा, बिलोंग्स टू क्या होगा, -7 क्यों होगा। अब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी होल नंबर ले लो, कोई भी इंटीजर नंबर ले लो, वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर भी होगा, वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या भी होगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बात करूं 0 की, क्या 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो कोई भी परिमेय संख्या होने के लिए उसको एक तो p अपॉन के रूप में लिखा जाना चाहिए। p क्यों कहाँ से होना चाहिए, z से। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है क्या 0 को मैं p अपॉन के रूप में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि 0 में किसी भी अशून्य संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। जैसे मैंने 0 अपॉन क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो देखो 0 को मैंने किस रूप में लिख दिया, वैसे 0 को 0/3 कुछ भी लिख सकते हो आप, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना सा है कि नीचे जो संख्या है वो कौन सी आनी चाहिए, अशून्य, और ऊपर 0 तब 0 आ जाता है। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि 0 को आप p अपॉन के रूप में लिख सकते हैं। 0 भी z में है, 2 भी किस में है, z में है, और हर का मान किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। हंस 0 के बराबर हो सकता है, हर का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर।
तो ज़्यादा डिटेल से चर्चा करने की आवश्यकता मेरे को नहीं लग रही, क्योंकि आपको भी जब अमूर्त बीजगणित पढ़ोगे तो इसमें ज़्यादा नहीं है, सेट वगैरह आपके काम आएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे रियल नंबर की। जो R होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिन्हें एक लाइन के पर लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें एक लाइन पर लिखा जा सके। लाइन लेके चल रहे हैं, 0 इधर 1 2, ये लाइन कहाँ तक चलेगी, इनफाइनाइट तक। इधर -1 -2 कहाँ तक चलेगी, माइनस इनफाइनाइट तक। तो वे संख्याएं जिन्हें इस लाइन पर लिखा जा सके, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाती हैं। लाइन पर लिखा जा सके कहने का जैसे मैं बात करूं, क्या 4/7, क्या 4/7 एक रियल नंबर है? हाँ है, क्योंकि 4/7 को इस लाइन पर लिखा जा सकता है। लाइन पर कैसे लिखा जाएगा वो समझो। 4/7 का अर्थ कितना हो गया, 0.5 के समथिंग आएगा लगभग। तो 0.5 के समथिंग इस लाइन पर ही तो आएगा ना, 0 और 1 के बीच ही आएगा 0.5। जैसे मैं बात करूं, क्या √2, क्या √2 एक वास्तविक संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि √2 का मान क्या होता है, 1.414 होता है। वो भी इस लाइन पर लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 के आगे कहीं ना कहीं 1.414 भी आएगा। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें इस लाइन पर लिखा जा सके, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। कहने का अर्थ सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। माइनस का 10/11, 9/5, √5, ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इतना सा ध्यान रखना है कि जो आयोटा वाली संख्याएं जैसे 2 आयोटा क्या रियल नंबर है? नहीं है, क्योंकि 2 आयोटा को आप इस लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपको हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे बुक, तब आपको डिनोट करना सिखाएंगे। 2 आयोटा जैसे ये तो लाइन, ये वाली लाइन आपके पास 0 1 2 वाली, ये -1 -2, 2 आयोटा कहाँ पर आएगा वो देखो आप। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो x + आयोटा y की फॉर्म में होता है। x + आयोटा y को याद रखना, xy भी लिखा जाता है। तो यहाँ 2 आयोटा को आप क्या लिख सकते हैं, 0 + 2 आयोटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 2। तो x का मान 0, y का मान 2, तो यहाँ पर आएगा। कहने का अर्थ 2 आयोटा को इस लाइन पर नहीं लिखा जा सकता। कहने का अर्थ आयोटा वाली संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं नहीं होती। अदरवाइज सभी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे √10 रियल नंबर है यानी है, √-10 रियल नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि √-10 सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं √-1 क्या होता है, आयोटा। सॉल्व करेंगे तो आयोटा √10 आयोटा आ रहा है। आयोटा वाले नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, सम्मिश्र संख्याओं की। तो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं वो समझो आप। सम्मिश्र संख्याएं, किससे डिनोट करते हैं इनको, C से। तो हम सेट की बात कर रहे हैं, मैं लिख देता हूं कैसे, देख लो आप। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें x + आयोटा y के रूप में लिखा जा सके। x y कहाँ से लेते हैं, रियल नंबर R से लेते हैं। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। वे संख्याएं जिन्हें x + आयोटा y के रूप में लिखा जा सके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। हम बात करें जैसे 5, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है, क्योंकि 5 को आप x + आयोटा y की टर्म में लिख सकते हो। 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 को आप 5 + आयोटा डॉट 0। यहाँ x की जगह तो क्या है, 5 है, वो भी R में है, और y की जगह क्या है, 0 है, वो भी किस में है, R में है। तो 5 है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आप इसको x + आयोटा y की टर्म में लिख सकते हैं, और x y किस में आपके पास R में है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बात करेंगे 6 आयोटा की। क्या 6 आयोटा
एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है, क्योंकि इसको भी आप x प्लस आयोटा वाई की टर्म में लिख सकते हैं। x की जगह 0 है वो भी r में है, और y की जगह 6 है वो भी r में है। y क्या होता है? आयोटा का गुणांक होता है ना। तो मैं इतना सा बताना चाह रहा हूँ, 0 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है, क्योंकि 0 को भी आप x प्लस आयोटा वाई की टर्म में लिख सकते हैं। ये भी r में है, ये r में है, 0 है। तो मैं इतना सा बताना चाहता हूँ कि आपको जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कहने का अर्थ ये सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं भी होती हैं। तो हम बात करेंगे इन सेट की बात करें तो इनमें सबसे छोटा सेट कौन सा होता है? n। n किसका सबसेट? W का। वैसे हम बात करें सबसे छोटा सेट n होता है, n से बड़ा सेट W, W से बड़ा सेट कौन सा होता है? Z। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इससे बड़ा Q, Q से बड़ा R, और R से बड़ा सेट कौन सा होता है? C। कहने का सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है? C। कहने का जितनी भी संख्या है ना, कहने का प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या भी होती है। कहने का प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या भी होती है, और सम्मिश्र तो होती है। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पहले से भी इन चीज़ों का नॉलेज था, थोड़ा सा मैंने इसको रिवाइज कर दिया है। अब देखो हम बात करेंगे कुछ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नल सेट के बारे में, रिक्त समुच्चय। तो इनको लिखाने की, परिभाषा लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पढ़ा रहा हूँ वो, ये चैप्टर फर्स्ट है। लेकिन ये आप जब आपको मैं चैप्टर सेकंड पढ़ाऊंगा तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। चैप्टर थर्ड देख लो, चाहे 4, 5, तब इन बातों की आवश्यकता पड़ेगी, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन की, वरना अपने सिलेबस में नहीं है। तो मैं ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं बताऊंगा। नल सेट क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है वो देखो। रिक्त समुच्चय क्या होता है? कोई भी ऐसा समुच्चय या एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, वह समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। जो नल सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है, उसको फाई से या मिडिल कोष्टक, मंझले कोष्टक से लिखा जाता है। हम बात करें किसी एग्जाम्पल की, जैसे आपने a इक्वल ले लिया x स्क्वायर प्लस का यहाँ ले लिया 6 इक्वल 0, और x कहाँ से लेके चल रही हो? रियल नंबर से। आपको बताना है कि क्या ये सेट नल सेट है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? प्लस माइनस आयोटा रूट 6 आएगा। क्योंकि एक के एलिमेंट्स कैसे निकालोगे आप? इस समीकरण को सॉल्व करोगे, फिर x के 2 मान आएंगे, उन मानों में से वो मान सेट A में आएगा जो R में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ एक तो आया प्लस का आयोटा रूट 6, वो भी R में नहीं है। एक आया माइनस का आयोटा रूट 6, वो भी R में नहीं है। तो यहाँ जो A है वो कैसा सेट होगा? नल सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा। A क्या होगा आपके पास? फाई होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अब हम बात कर रहे हैं नल सेट के आगे सब सेट की बात कर रहे हैं, उप समुच्चय की। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि सबसेट क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है। जैसे हम बात करेंगे समुच्चय ए, या परिभाषा लिखाने की मेरे को आवश्यकता नहीं लग रही, मैं बोल देता हूँ कि सबसेट की बात कर रहे हैं। तो सबसेट क्या होता है कि कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो। सबसेट का साइन कौन सा होता है? ये वाला होता है। जैसे हम बात करेंगे, हमने ए को ले लिया, जैसे 1, 2, 5 कुछ भी ले लो आप, और बी को ले लिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं यहाँ बात करूँ, क्या जो सेट ए है वो बी का सबसेट है क्या? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है? बी में। तो कहने का अर्थ यहाँ ए है वो किसका सबसेट है? बी का। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं सबसेट क्या होता है कि कोई भी समुच्चय दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय कहलाएगा यदि उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव उस समुच्चय में विद्यमान हो। जैसे यहाँ ए सबसेट क्या है? बी है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव किस में? बी में है। एक छोटी सी बात और देखो, एक तो फाई होता है,
फाई क्या होता है, प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। और एक कोई भी सेट है वो स्वयं का क्या होता है, सबसेट। नॉलेज होगा आपको इन चीज़ों का। आगे हम देखते हैं, एक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, समुच्चय के कार्तीय गुणनफल की। जैसे आपके पास एक तो सेट का आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। जैसे आपके पास सेट है एक तो 1 2 3 और एक बी इक्वल ले लिया आपने पी और क्यू। यदि आप उनका मल्टीप्लाई करना है इनका, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, पहले 1 है उसको किसके साथ लोगे आप, पी के साथ। फिर 1 को किसके साथ लोगे आप, क्यू के साथ। फिर 2 को किसके साथ लोगे आप, पी के साथ। और 2 को फिर क्यू के साथ। इसी प्रकार फिर 3 को किसके साथ लेंगे, पी के साथ। और फिर 3 को किसके साथ लेंगे, क्यू के साथ। तो ये आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है सेट को मल्टीप्लाई करना आता है। आगे देखो आप, तो सेट के बारे में और कोई बताने वाली बात नहीं है जो आपके काम आएगी। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे रिलेशन की डेफिनेशन, परिभाषा। तो रिलेशन क्या होता है वो समझिए। हम मान के चल रहे हैं कि माना ए तथा बी, कोई दो समुच्चय हैं तब समुच्चय ए से बी में परिभाषित, तब समुच्चय ए से बी में परिभाषित कोई संबंध आर होगा यदि आर सबसेट ए क्रॉस बी। हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ रहे, हमें नॉर्मली क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी आगे जब चैप्टर 2, 3, 4 वगैरह सॉल्व करेंगे। यदि आर किसका सबसेट हो, ए क्रॉस बी का। यदि हम एग्जाम्पल के से समझना चाहें तो हमने ए इक्वल क्या ले लिया, जैसे आपने ए इक्वल ले लिया 1 2 3 और बी इक्वल आपने ले लिया जैसे क्यू आर ले लिया, जैसे आपने या क्यू टी मान लो, जैसे कुछ भी मान लो। तो हमें पता है ए क्रॉस बी क्या होगा आपके पास, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1 को क्यू से करोगे आप, फिर 1 को टी से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, क्यू से, और 2 को फिर टी से, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, क्यू से, फिर 3 को किससे करोगे आप, टी से। अब हम कुछ रिलेशन लेके चल रहे हैं, जैसे हमने R1 ले लिया, R1 में लेके चल रहे हैं तो 1 क्यू ले लिया, एक ले लिया हमने 3t, एक 2t ले लिया हमने। जैसे R2 लेके चल रहे हैं हम, जिसमें हम लेके चल रहे हैं, जैसे आपने ले लिया यहाँ पर 2q ले लिया आपने, एक आपने q3 ले लिया और एक ले लिया आपने 3t, और R3 इक्वल आपने क्या ले लिया 5। अब हमें बात करेंगे हम कि जैसे R1 है, जो R1 संबंध है क्या वो A से B में है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि R1 जो संबंध है वो A से B में है या नहीं है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, अभी मैंने डेफिनेशन आपको क्या समझाई है, आराम से समझना आप कि कोई संबंध R है वो A से B में परिभाषित कब होगा। कोई भी संबंध R है वो A से B में कब होगा, यदि R किसका सबसेट हो, A क्रॉस B का। तो R1 है वो A से B में कब होगा, जब R1 किसका सबसेट हो, A क्रॉस B का। कहने का अर्थ R1 का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान हो, A क्रॉस B में। तो R1 में एक तो 1q है वो भी A क्रॉस B में है, एक 3t है वो भी किस में है, A क्रॉस B में है, और एक 2t है वो भी किस में है, A क्रॉस B में। तो यहाँ R1 का प्रत्येक अवयव A क्रॉस B में विद्यमान है। कहने का अर्थ R1 किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। तो R1 क्या होगा, A से B में एक संबंध होगा। अब हम चर्चा कर रहे हैं क्या R2 A से B में एक संबंध है। तो R2 A से B में एक संबंध कब होगा, जब R2 किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का। तो क्या R2 है वो A क्रॉस B का सबसेट कब होगा, जब R2 का प्रत्येक अवयव कहाँ से लोगे आप, A क्रॉस B से। तो 2q है A क्रॉस B में, हाँ है। q3 है क्या, नहीं है A क्रॉस B में। तो ये R2 है वो A से B में एक संबंध नहीं है।
अब हम बात कर रहे हैं R3 इक्वल 5 की। R3 इक्वल 5 की, क्या R3 है, R3 है वो क्या A से B में एक संबंध है? हाँ, R3 A से B में एक संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसा संबंध है ये? रिक्त संबंध है, क्योंकि 5 किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। ये तो मैंने समझा है कि R1 A से B में संबंध कब होगा? जब R1 किसका सबसेट हो? A क्रॉस B का। तो R3 है वो A से B में एक संबंध कब होगा? जब R3 किसका सबसेट हो? A क्रॉस B का। हाँ है, क्योंकि फाई मैंने क्या समझाया था कि प्रत्येक सेट का क्या होता है? फाई सबसेट होता है। लेकिन कैसा संबंध होगा ये? रिक्त संबंध होगा। तो रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। रिलेशन क्या होता है? R A से B में एक संबंध कब होगा? जब R किसका सबसेट हो? A क्रॉस B का हो। अब हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो आपको मैं समझा देता हूँ। वैसे तत्संबंध की बात करें, संबंध अनेक प्रकार के होते हैं। तत्समक संबंध, समतुल्य, समिति, प्रतिसमिति, संक्रामक की, आंशिक क्रम संबंधी, तुल्यता संबंधी। तो हम इन सभी की बातचीत करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं, समतुल्य संबंध की। तो परिभाषा लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं बोल के बता दूंगा आपको डेफिनेशन। तो हम समतुल्य संबंध की बात कर रहे हैं। समतुल्य संबंध क्या होता है कि जैसे आपके पास किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध क्या है? R है। तो R समतुल्य संबंध कब होगा? यदि A बिलोंग्स टू कैपिटल A है तो A बिलोंग्स टू भी क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। कहने का जैसे आप कोई सेट A लेके चल रहे हो, 1 2 3 लेके चल रहे हो, आपने R1 एक संबंध ले लिया, सेट A पर डिफाइंड, समुच्चय पर परिभाषित है वो, और आपने संबंध R1 क्या लिया? जैसे आपने 1 1 2 2 ले लिया, आपने 3 2 ले लिया आपने, और 3 3 ले लिया। एक संबंध आपने R2 ले लिया। R2 आपने क्या लिया? जैसे 1 1 2 3 1 3 और आपने 2 2 ले लिया आपने। एक आपने R3 इक्वल क्या ले लिया? 5। एक R4 इक्वल आपने क्या ले लिया? 1 1 2 2 और 3 3। हम इनकी बात करेंगे, इनमें कौन सा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कौन सा नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे R1 की। जो R1 संबंध है क्या ये समतुल्य संबंध है क्या? तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि यदि अपनी डेफिनेशन क्या समझी है कि A कैपिटल A में है तो A भी किस में होना चाहिए? R में। तो 1 कैपिटल A में है आपके पास तो 1 1 भी किस में होना चाहिए? R1 में है। 2 कैपिटल A में है तो 2 2 भी किस में होना चाहिए? R1 में है। 3 A में है तो 3 3 भी किस में होना चाहिए? R1 में। तो ये कैसा रिलेशन होगा? समतुल्य। समतुल्य संबंध क्या होता है कि कोई भी संबंध समतुल्य संबंध कब कहलाएगा? किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध समतुल्य संबंध कब कहलाएगा? जब उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव उस संबंध में स्वयं से क्या हो? संबंधित हो। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 1 होना ही चाहिए उस संबंध में। जैसे यहाँ 2 है तो उस रिलेशन में 2 2 होना ही चाहिए। यहाँ 3 है तो उस रिलेशन में 3 3 होना ही चाहिए, तब वह क्या होता है? समतुल्य होता है। अब हम बात कर रहे हैं R2 की। क्या R2 समतुल्य है? सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि 1 2 3 है तो इसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। तो इसमें 1 1 2 2 है लेकिन 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। R3 इक्वल 5 की बात करें, क्या ये समतुल्य संबंध नहीं है? क्योंकि इसमें 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, और क्या नहीं है? 3 3 भी नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो एक कैसा रिलेशन होगा आपके पास? रिफ्लेक्सिव होगा ये। अब मैं यही बता देता हूँ एक आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, तत्समक संबंध के बारे में। देखो तत्समक संबंध क्या होता है? किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R तत्समक संबंध कहलाएगा यदि केवल और केवल समुच्चय A का या
वैसे बोल दीजिए आप कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई भी संबंध आर तत्समक संबंध कहलाएगा यदि केवल और केवल संबंधित आर में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। कहने का अर्थ जैसे यहाँ हम बात करें जैसे 1 2 3 है तो इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, स्वयं से संबंधित है। लेकिन इनके अलावा एक और भी है आपके पास, एक कर्मित युग्म और है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, तत्समक संबंध नहीं है। तत्समक संबंध में क्या देखते हैं कि जैसे ए में क्या है 1 2 3 है तो रिलेशन में ओनली क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। वो संबंध क्या कहलाता है तत्समक संबंध। कहने का अर्थ ये संबंध कौन सा है आइडेंटिटी रिलेशन आपके पास, तत्समक संबंध है ये आपके पास। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तत्समक संबंध क्या होता है, ऐसा संबंध होता है जिसमें केवल और केवल प्रत्येक अवयव क्या होता है स्वयं से संबंधित होता है। समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या होना चाहिए संबंधित। जैसे हम बात करें क्या ये तत्समक संबंध है, नहीं, क्योंकि ए में 1 2 3 है तो संबंध में 1 1 होना जरूरी है, 2 2 भी होना जरूरी है, 3 3 भी होना जरूरी है, उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है वो देखते हैं अब हम। जैसे आपके पास समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R है तो वह सममित संबंध कब होगा यदि x y R में है तो y x भी किस में होना चाहिए R में। जैसे आपने एक को ले लिया, जैसे एग्जाम्पल है कुछ भी ले लो आप, जैसे 1 2 3 ले लो या इसके अलावा और कुछ भी ले लो आप, तो ना अब हमने एक रिलेशन तो ले लिया 1 1 1 2 और 2 1, R2 हमने ले लिया, 2 2 ले लिया, एक हमने ले लिया 2 3, R3 हमने ले लिया 5, R4 क्या लिया हमने 1 1 2 2 3 3। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परिभाषा समझ में आ गई होगी। सममित संबंध क्या होता है कि x y R में है तो y x भी किस में होना चाहिए R में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले R1 संबंध की बात करते हैं कि इसमें 1 1 है तो 1 1 का जैसे इसको x इसको y पढ़ेंगे तो y x भी 1 1 ही होगा, वो R1 में है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 R1 में है तो 2 1 भी किस में होना चाहिए R1 में है क्या, हाँ है। तो ये रिलेशन कैसा है सिमेट्रिक आपके पास। हम यहाँ बात करें जैसे 2 2 इसका उल्टा भी क्या होगा, जैसे x y है तो y x भी होना चाहिए R में। या हम बात करें जैसे 2 3 है, 2 3 किस में है R2 में है तो 3 2 भी किस में होना चाहिए R2 में, क्या है क्या नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। हम यहाँ बात करें पहले R4 की चर्चा कर लेते हैं। R4 की चर्चा करें जैसे यहाँ 1 1 किस में है R4 में है तो उल्टा करेंगे तो भी 1 1, 2 2 का x y पढ़ोगे y x करोगे तो भी 2 2 आएगा, 3 3 का इसको x y पढ़ोगे y x करोगे तो भी क्या होगा 3 3 होगा। तो x y है तो y x भी किस में आ रहा है R4 में आ रहा है, तो ये भी कैसा है सिमेट्रिक है। इसकी बात करें तो ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो ये सिमेट्रिक होगा। क्यों, क्योंकि जब x y R में होता है तब किसको देखते हैं y x को देखते हैं। अब यहाँ x y नहीं है तो y x को भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने जैसे यहाँ 3 2 को क्यों देखा, क्योंकि 2 3 था तो 3 2 भी होना चाहिए, इसमें थोड़ी देखा आपने 3 2 को, इसमें नहीं देखा आपने। तो कहने का जब x y है तो y x होना चाहिए, तब नियम फेल होता है कि जब x y हो और y x R में नहीं हो तब नियम फेल होता है। तो यहाँ x y नहीं है तो y x को भी अपन नहीं देखेंगे तो नियम कहीं भी फेल नहीं हुआ, तो ये भी क्या होगा आपके पास सिमेट्रिक होगा। अब हम आगे की स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आपको यहाँ तक नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं। और कल जैसे 15-20 मिनट की बात हो रहेगी, 2-3 रिलेशन और हैं और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर कल अपन चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे अपने यूनिट नंबर 1। धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, थैंक यू।